हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ेंगे। हम लोग का ये आधुनिक भारत के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक हमारे यूपीपीएससी प्रीलिम्स जो होने वाला है, यूपी आरओ उसके तो सिलेबस में ही लिखा हुआ है सीधे सीधे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, और यूपीपीएससी का भी सिलेबस का ये बहुत बड़ा मतलब अहम रोल है। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, कम से कम 4-5 क्वेश्चन प्रीलिम्स में आते हैं यूपीपीएससी में। यूपी आरओ में भी 5 से मतलब 10 क्वेश्चन मान लीजिए आते ही आते हैं इससे। तो ये इंपॉर्टेंट है टॉपिक। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। 1857 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो 1857 की क्रांति होती है, वहां से स्टार्ट होता है। तो अगर हम लोग थोड़ा सा और पीछे जाएं तो हम लोग ये देखते हैं कि 1757 में क्या होता है, प्लासी का युद्ध होता है। 1757 में क्या होता है, प्लासी का युद्ध होता है। क्लाइव रहता है गवर्नर जनरल उस टाइम। तो होता क्या है कि प्लासी के युद्ध के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती है, अपनी कॉलोनी मतलब वो करने लगती है। वो उस टाइम कंपनी का शासन रहता है। अभी हम लोग जब पीछे डिटेल में पॉलिटी पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे, हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, जब मेडिवल पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो उस टाइम क्या होता है कि ब्रिटिश जो शासन रहते हैं, ये जो कंपनी रहता है, वो पूरा उत्तरी भारत जो रहता है, उत्तर का हिस्सा, उस पर अपना सत्ता ये हासिल कर लेते हैं। और क्या करते हैं, फिर उसके बाद होता क्या है, 1857 से लेकर के 1757 से लेकर के जब ये प्लासी का युद्ध होता है, फिर उसके बाद होता है बक्सर का युद्ध होता है। उसके बाद ये लोग मतलब धीरे धीरे मजबूत होते जाते हैं। तो क्या करते हैं ये लोग, शोषण करने लगते हैं भारतीयों को नीचा दिखाते हैं। शोषण में जैसे आर्थिक शोषण होता है, करने लगते हैं। राजनीतिक कारण भी बहुत ज्यादा, राजनीतिक उससे, और आर्थिक तो होता ही है, आर्थिक प्रशासनिक कारण भी होता है। मतलब प्रशासनिक तरीके से भी जितने ऊंचे ऊंचे पोस्ट रहते हैं उसमें क्या रहते हैं, अंग्रेज ही रहते हैं, ब्रिटिशर्स ही रहते हैं। ठीक है, तो ये सब रहता है। ये पूरा धीरे धीरे एक तरह से तैयार होता रहता है। और बड़ा मतलब ऐसा नहीं है कि 1757 से 1857 के बीच में कोई क्रांति नहीं होता, छोटे मोटे बहुत क्रांति होती है, बहुत पीजेंट मूवमेंट होते हैं। लेकिन जो 1857 की क्रांति है, ये बड़ी क्रांति है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये बहुत बड़े लेवल पे होता है। तो ये मतलब स्टार्ट छावनी से होता है, लेकिन ये पूरे भारत में फैल जाता है, इसलिए इसका बहुत महत्व है। तो 1757 में जो इनकी औपनिवेशिक शासन हो जाती है, यानी कॉलोनी बनाने लगते हैं, फिर ये अधिकार करने लगते हैं, धीरे धीरे वर्चस्व अपना हासिल करना शुरू, मतलब दबाने लगते हैं इंडियन को। तो उसके बाद 1857 की क्रांति होती है। बहुत से कारण रहते हैं 1857 की क्रांति के। जैसे शुरू होता है जब, उसमें ये मानना किया जाता है, मतलब 29 मार्च 1857 को क्या होता है कि जो वो रहते हैं, मंगल पांडे रहते हैं। कब होता है ये डेट याद कर लीजिएगा, 29 मार्च 1857। इसमें क्या होता है, मंगल पांडे ये 34th बटालियन के रहते हैं आर्मी में। ये क्या करते हैं, गाय की चर्बी से जो बना रहता है कारतूस, उसको काटने से, मुंह से काटने से वो मना कर देते हैं। वो बोलते नहीं, हमारे धर्म के खिलाफ है। तो वहीं पे क्या होता है, फिर बहुत ज्यादा बवाल चलता है। फिर क्या होता है कि इनको फांसी दे दिया जाता है, मंगल पांडे को। जब मंगल पांडे को फांसी दे दिया जाता है 8 अप्रैल को, मतलब 29 मार्च को ये विद्रोह कर देते हैं कि हम नहीं चलाएंगे, ये हमारे धर्म के खिलाफ है। और मुस्लिम जो रहते हैं वो कहते हैं हम सुअर के उसको अपने मुंह से नहीं वो करेंगे, उनके कारतूस नहीं वो करेंगे मुंह से, क्योंकि वो हमारे धर्म के खिलाफ है। तो क्या होता है कि ये 29 मार्च को ये इन्होंने मना किया, मतलब ये करते हैं। फिर उसके बाद इनको फांसी दे दिया जाता है 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी दे दिया जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, 6 मई को जो सैनिक रहते हैं वो फिर से विद्रोह कर देते हैं, बहुत बड़े लेवल पे विद्रोह कर देते हैं कि ना हम किसी पे गोली चलाएंगे इंडियन पे, और भी बहुत सारे वो लोग मना कर देते हैं एकदम। तो सैनिक विद्रोह शुरू हो जाता है। कब शुरू होता है, 6 मई को शुरू होता है सैनिक विद्रोह, ये शुरू हो जाता है। अब इसमें 1857 में, अब देखिए इसमें अनेक, ऐसा नहीं है ये तो एक जरिया था कि हाँ हम नहीं करेंगे, तो ये इससे एक शुरू हुआ, ये जरिया था। इसके पीछे का कारण बहुत था, आर्थिक शोषण हो रहा था, राजनीतिक कारण था, प्रशासनिक कारण था। तो ये सब जो कारण थे, ये हाँ प्रीलिम्स के लिए थोड़े मोड़े मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये डेट इंपॉर्टेंट है बस थोड़ा सा, मतलब यहाँ पे ये डेट इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। मेंस के लिए अगर आपको लिखना होगा, जब 1857 की क्रांति पे आता है क्वेश्चन, तब आता है, तो सारे पर्सपेक्टिव लेके चलने होते हैं, तब के लिए इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैंने यहाँ पे ज्यादा मतलब डिटेल में नहीं डिस्कस किया है, क्यों, क्योंकि ये जो लेक्चर है ये हम लोगों का प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से है। ठीक है, फिर जब प्रीलिम्स का हो जाएगा तो मेंस के लिए मैं अलग डिटेल में एक एक टॉपिक लेकर के आऊंगी। तो अभी हम लोग प्रीलिम्स के लिए पढ़ते हैं। तो इसमें वही है कि आप बस ऐसे सीधा सीधा देख लीजिए, आर्थिक शोषण हो रहा था, राजनीतिक कारण था और प्रशासनिक कारण था।
ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जैसे ये विद्रोह कितने साल तक चलता है, तो ये 2 साल तक लगभग ये विद्रोह चलता है। फिर विद्रोह चलने मतलब 2 साल तक, 2 साल बाद जब ये खत्म होता है तो जो कंपनी का अधिकार है वो इसके साथ साथ कंपनी का अधिकार खत्म हो जाता है। अब से फिर उसके बाद आ जाता है सीधे ब्रिटिश शासन आ जाता है, और उसके बाद यहाँ पे विक्टोरिया रानी मतलब जो विक्टोरिया रहती हैं वो शासन करने लगती हैं, तो आ जाता है ऐसे। तो ये कंपनी का शासन मतलब इसी 1857 के विद्रोह के बाद कंपनी का शासन खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज था, बैरकपुर छावनी से स्टार्ट होता है, ये याद रख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसके कारण। क्या कारण तो हम लोगों ने यहाँ पे देख लिए कैसे कैसे स्टार्ट हुआ। अब इसके मतलब ये क्रांति का प्रभाव क्या होता है, नहीं एक इंपॉर्टेंट और भी है इसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, ये देख लीजिए आप लोग, याद कर लीजिएगा। 1857 की क्रांति जो होती है उसके प्रमुख केंद्र कहाँ कहाँ रहते हैं, तो दिल्ली है और कानपुर है, लखनऊ है, झांसी। ये बहुत बार पूछता है कि दिल्ली से कौन मतलब कर रहे थे, तो इसके भारतीय नायक दिल्ली से कौन थे, तो बहादुर शाह जफर थे और बख्त खां। तो बख्त खां ये सैन्य नेतृत्व कर रहे थे और बहादुर शाह जफर थे। तो दिल्ली से कौन नेतृत्व कर रहे थे, बहादुर शाह जफर। कानपुर से कौन कर रहे थे, नाना साहेब और तात्या टोपे कर रहे थे। लखनऊ से बेगम हजरत महल, ये हमारे यूपी के उससे बहुत इंपॉर्टेंट है, लखनऊ से बेगम हजरत महल, और झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। अब ये भी पूछ लेता है कि जब दिल्ली से नेतृत्व कर रहे थे बहादुर शाह जफर, तो उस टाइम ब्रिटिश नेतृत्व कौन कर रहा था, भारतीय नेतृत्व कर रहे थे बहादुर शाह जफर, ब्रिटिश नेतृत्व कर रहे थे निकलसन एंड हडसन कर रहे थे, ये ब्रिटिश नेतृत्व कर रहे थे। और कानपुर से कैंपबेल कर रहे थे, ब्रिटिश नेतृत्व कैंपबेल। लखनऊ से हेनरी लॉरेंस और कैंपबेल कर रहे थे, ब्रिटिश नेतृत्व। और झांसी से रानी लक्ष्मीबाई इंडियन थी, मतलब यहाँ से भारतीय तरफ से कर रही थी नेतृत्व, और ब्रिटिश नेतृत्व यूरोज कर रहे थे। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पे है क्रांति का प्रभाव क्या होता है, मतलब जब 1857 की क्रांति हो जाती है तो उसका प्रभाव क्या पड़ता है। तो यहाँ पे 1858 में क्या होता है, भारत शासन अधिनियम पारित होता है, और इसमें भारत शासन अधिनियम में व्यापक बदलाव किए जाते हैं। ब्रिटिश कंपनियों का स्थान, मतलब ब्रिटिश कंपनी के स्थान पे क्या ब्रिटिश क्राउन ने ले लिया। मतलब पहले क्या ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, ब्रिटिश कंपनी थी, वो शासन चला रही थी, वो रूल कर रही थी। अब जब ये होता 1857 की क्रांति होती है जब बहुत बड़े लेवल पे, तो ब्रिटिश क्राउन के हाथ में सीधे सत्ता जो है, शासन जो है वो किस में आ जाता है, ब्रिटिश क्राउन ने ले लिया, मतलब ब्रिटिश क्राउन के हाथ में आ जाता है। गवर्नर जनरल का नाम बदल करके वायसराय कर दिया गया। ठीक है, अभी जब हम लोग पॉलिटी पढ़ते हैं तो उसमें डिटेल में है कि कब गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया। तो गवर्नर को गवर्नर जनरल कब बनाया गया, वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, उसमें बनाया जाता है। गवर्नर का नाम गवर्नर जनरल कर दिया जाता है, मतलब गवर्नर ऑफ बंगाल रहते हैं तो उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोला जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए, अब जब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कब बनाया जाता है, वो बनाया जाता है 1813 का जो आता है एक्ट, उसमें बनाया जाता है। ठीक है, चार्टर एक्ट आता है, वो पॉलिटी में डिटेल में है पूरा, मैंने क्लास एक लिया भी है, अभी मैं एक मैराथन लेके आऊंगी तो उसमें पूरा डिटेल में पढ़ा दूंगी। फिर उसके बाद जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहते हैं उनको वायसराय का नाम दिया जाता है 1857 में, ये याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग पहले वायसराय रहते हैं, ये बहुत बार पूछा हुआ है, तो लॉर्ड कैनिंग पहले वायसराय रहते हैं। अब पहले गवर्नर ऑफ बंगाल कौन रहते हैं, तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल तो वॉरेन हेस्टिंग रहते हैं गवर्नर जनरल। कार्नवालिस जो रहते हैं वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहते हैं। यहाँ पे क्या है, लॉर्ड कैनिंग जो है वो क्या है, प्रथम वायसराय है। तो फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया कौन है, लॉर्ड कैनिंग है, ये याद कर लीजिएगा आप लोग। भारत के राज्य सचिव का नया पद पील आयोग के सिफारिश पर सेना में बदलाव कर दिया जाता है, और अंग्रेज सैनिकों एवं पदाधिकारियों में वृद्धि होती है। सैनिकों का जो अनुपात होता है वो 2:1 में हो जाता है। ठीक है, अंग्रेज सैनिक एवं पदाधिकारियों में वृद्धि कर दी जाती है। बिहार अवध के सैनिकों को गैर लड़ाकू घोषित कर उनके बदले सिख, गोरखा और पठानों की लड़ाकू जातियां घोषित की गई। मतलब ये पूरा किया गया कब, 1857 की जब क्रांति हो उसके प्रभाव में ये सब हुआ। विलय की पूर्ण नीति के बदले भारतीय शासकों को उत्तराधिकारी चुनने का अधिकार मिल गया। तो भारतीय शासकों को उत्तराधिकारी चुनने का अधिकार मिल गया। और क्या होता है, नवीन कृषि नीति जारी की गई। लिंक्ड बटालियन योजना के जरिए यूरोपियन सेना को बेहतर ट्रेनिंग की व्यवस्था दी गई, क्योंकि अब ये लोग थोड़े डर चुके थे। सबके लिए ये समान सुविधा थी। धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप, ब्रिटिश साम्राज्य विस्तार पर रोक लगा दिया गया, मतलब ये चीज़ है, धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप भी था। सेना और
तोपखाना विभाग में पूर्णतः यूरोपीय हेतु आरक्षित कर लिया गया। मतलब सेना और तोपखाना जो था वो पूरा यूरोपीय हेतु आरक्षित, यानी कि वो यूरोपियों के कंट्रोल में आ गया था। ठीक है। और तत्पश्चात संस्कृति को बढ़ावा देने वाली शिक्षा व्यवस्था लागू की गई। ये सारा मतलब एक तरह से कुछ था नहीं, ये सब सारा मतलब बेवकूफ बनाया गया था एक तरह से, वही चीज था इसमें। बस हम लोगों को पढ़ना है तो ये पढ़ लीजिए। ठीक है। तो क्या है, 1858 का ये अधिनियम पारित होता है, ये सब याद देख लीजिएगा एक बार। और मैं इसका पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगी, तो आप लोग इसको अगर लर्न करना है तो आप लोग पूरा लेकर के उसको लर्न कर लीजिएगा डाउनलोड करके। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। ठीक है। अभी आप लोग अच्छे से इसको ध्यान से पढ़ लीजिए, तो अभी फिर एक दो बार आप लोग रीड कर लेंगे पीडीएफ तो याद हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 3 चरण हैं। 3 चरण में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी इंडियन नेशनल मूवमेंट 3 चरण में स्टार्ट होता है। 3 चरण होता है इसका। प्रथम चरण क्या होता है, 1885 से 1905 तक प्रथम चरण चलता है, जिसको उदारवादी चरण भी कहते हैं। ठीक है। इस चरण का नेतृत्व कौन करते हैं, उस टाइम कौन रहते हैं, दादा भाई नौरोजी रहते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले और अन्य नेताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये लोग नेतृत्व उस टाइम कर रहे थे। ठीक है। फिर उद्देश्य क्या था इस टाइम, जो प्रथम चरण था 1885 से 1905 तक, उसका उद्देश्य क्या था, उसका उद्देश्य ये था, प्राथमिक लक्ष्य क्या था कि डोमिनियन स्टेट को प्राप्त करना। तो ये याद कर लीजिएगा कि डोमिनियन स्टेट प्राप्त करना ये प्रथम चरण यानी उदारवादी चरण का क्या था, मतलब उद्देश्य था। ठीक है। उदारवादी नेता थे और राजनीतिक सुधारों को प्राप्त करने के लिए संवैधानिक साधनों और याचिकाओं का उपयोग करने में विश्वास करते थे। तो सिंपल सा है कि प्रथम चरण 1885 से 1905, ये कौन सा चरण है, तो ये उदारवादी चरण है। ठीक है। उदारवादी चरण है। और क्या है इसमें, इनका जो उद्देश्य था वो क्या था, वो था डोमिनियन था। क्या था वो, डोमिनियन था। ठीक है। डोमिनियन स्टेट इनका प्राप्त करना था, ये चीज इनका उद्देश्य था। 1800, अब इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है, तो विशेषताएं 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन, मतलब 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन होता है, एओयू करते हैं। ठीक है। नेताओं ने सरकार और सिविल सेवा में अधिक भारतीय प्रतिनिधित्व की मांग की। तो जो नेता थे यानी दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, ये लोग क्या मांग करते थे कि सरकार में ब्रिटिशर्स ही बैठे थे, सिविल सेवा में ब्रिटिशर्स ही रहते थे, उच्च अधिकारी जितने रहते थे। तो ये इन लोगों का मांग था कि भाई हमारे इंडियन का मतलब इंडिया को चलाने के लिए इंडियन ऊंचे पोस्ट पे इंडियन रहने चाहिए। ठीक है। तो ये सरकार में इन लोगों का मांग था कि भारतीय प्रतिनिधित्व रहना चाहिए। तो ये कौन कौन इस टाइम जो थे लीडर, उनको याद कर लीजिए, दादा भाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये चीज था, मतलब प्रथम चरण उदारवादी चरण, डोमिनियन स्टेट। ठीक है। उद्देश्य क्या था, डोमिनियन स्टेट। दूसरा आता है उग्रवादी चरण। 1905 से 1919 का जो चरण रहता है ये उग्रवादी चरण रहता है। नेतृत्व कौन करता है यहाँ पे इस टाइम, तो लीडर कौन रहते हैं, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय। ठीक है। लाल बाल पाल भी इनको कहते हैं। तो ये लोग रहते हैं। इनको क्या है, ये इनका उद्देश्य क्या था, डोमिनियन स्टेट नहीं था। डोमिनियन स्टेट से ये लोग ट्रांसफर करके पूर्ण स्वराज या स्वाधीनता, मतलब इनको पूरी तरीके से आजादी चाहिए। इनको डोमिनियन स्टेट नहीं, ये पूर्ण आजादी पे विश्वास रखते थे। और जो उदारवादी थे उनको डोमिनियन स्टेट चाहिए था, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है। प्रमुख विशेषताएं क्या थी, 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, बड़े लेवल पे मतलब क्रांति हुई थी। इसमें बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन, बहिष्कार किया गया था। चरमपंथी नेताओं ने असहयोग, सविनय अवज्ञा, स्वदेशी मतलब विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, ये सब को प्रोत्साहित किया था। बड़े पैमाने पर बंदी और ये सब बनाया गया, मतलब बंदी और अधिक मुखर रूप से आंदोलन को गति मिलती है। तिलक जैसे नेताओं ने सांस्कृतिक गौरव और आत्मनिर्भरता पर जोर दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चरण है 1905 से 1919, उग्रवादी चरण, ये दूसरा चरण था। ठीक है। फिर इंडियन नेशनल मूवमेंट का दूसरा चरण था। अब तीसरा चरण आता है गांधीवादी चरण। 1919 से 1947 तक गांधीवादी चरण रहता है। नेतृत्व कौन करता है इसमें, लीडर बड़े कौन रहते हैं, जवाहरलाल नेहरू जी रहते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी रहते हैं, ये लोग रहते हैं। और महात्मा गांधी केंद्रीय जो व्यक्ति रहते हैं वो रहते हैं महात्मा गांधी। गांधीयन चरण नाम से ही पता चल रहा है। 1919 से 1947 इसमें बहुत मूवमेंट होते हैं, मतलब हम लोग अभी पूरा डिटेल में पढ़ेंगे सारे। उद्देश्य क्या रहता है, लक्ष्य ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना, ये इनका उद्देश्य रहता है, लक्ष्य रहता है गांधीवादी चरण का। और यहाँ पे गांधी जी ने अहिंसा सत्याग्रह के दर्शन को आंदोलन के मूल रूप में पेश किया, मतलब वो अहिंसावादी थे। अहिंसा सत्याग्रह से वो क्या करते थे, आजादी प्राप्त करना चाहते थे। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 तक चला था। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 34 तक चला था। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में आया था। ये पूरा अभी हम लोग डिटेल में देखेंगे क्योंकि ईयर एग्जाम में आता है।
ठीक है। और भारत छोड़ो आंदोलन एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, जिसमें बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हुई, मतलब सबको गिरफ्तार कर दिया गया, जो जहां थे उनको नजरबंद कर दिया गया था, अंग्रेजों पर दबाव बढ़ा था। इसी आंदोलन के बाद बहुत मतलब अंग्रेजों पर दबाव बढ़ा था। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों ने के साथ बातचीत हुआ और 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिल गई। तो ये पूरा एक तरह से मतलब समरी टाइप था कि अभी हम लोग को अगर समझना हो कि इंडियन नेशनल मूवमेंट क्या है, कैसे है, तो इसके 3 चरण हैं। ये हम लोगों ने देख लिया। प्रथम चरण 1885 से 1905 उदारवादी चरण हो गया। दूसरा चरण हमारा उग्रवादी चरण आ गया, 1905 से लेकर के 1919 तक चलेगा, ठीक है। फिर हमारा आता है गांधीवादी चरण, 1919 से 1947 तक आएगा हमारा गांधीवादी चरण। तो ये हम लोगों ने पूरा देख लिया। अब हम लोग डिटेल में देखते हैं। डिटेल में क्या है, 1857 से 1947 तक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की जो सूची है ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग देख लेते हैं। इसमें है कि 1857 का विद्रोह, जिसको सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है, ये 1857 में हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन 1885 में एओ ह्यूम ने किया था। ये इंपॉर्टेंट है, मतलब ईयर इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि मैच करने के लिए आ जाता है, तो आप लोग याद कर लीजिए। और दूसरा टाइप का ये बनता है कि आपको ये सारे दे देगा, जैसे दे देगा मुस्लिम लीग का गठन, गदर पार्टी दे देगा, होम रूल लीग दे देगा और बंगाल विभाजन। अब बोलेगा कि इसको सीक्वेंस में आप अरेंज कीजिए, कि मतलब या तो आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए या डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि आरोही क्रम में कीजिए या तो अवरोही क्रम में, मतलब कि घटते से बढ़ते या बढ़ते से घटते, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, उसको अरेंज करना पड़ता है। तो आपको ईयर याद रहेगा तो आप अच्छे से अरेंज कर लेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग को ईयर एकदम लाइन से याद कर लेना चाहिए। तो बंगाल विभाजन, स्वदेशी आंदोलन भी इसको कहते हैं, ये 1905 में हुआ। मुस्लिम लीग का गठन 1906 में हुआ, ठीक है। और गदर पार्टी आंदोलन जो हुआ वो कब हुआ, 1914 में। होम रूल लीग आंदोलन जो हुआ था, होम रूल लीग या होम रूल आंदोलन 1916 से 1918 तक चलता है। इसमें कौन कौन रहता है, एनी बेसेंट रहती हैं, ठीक है, और तिलक रहते हैं। फिर आता है हमारा चंपारण सत्याग्रह 1917। खेड़ा आंदोलन होता है 1917 में होता है खेड़ा आंदोलन। अहमदाबाद मिल आंदोलन होता है 1918 में। रोलेट एक्ट आता है 1919 में। और खिलाफत और असहयोग आंदोलन जिसको बोलते हैं ये 1920 में आता है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन आता है, सत्याग्रह जिसको कहते हैं, 1930 में आता है। और व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में है। अब हम लोग डिटेल में देख लेते हैं कि थोड़ा थोड़ा इसके बारे में भी समझ लेते हैं कि ये जो क्रांति हुई थी, ये आंदोलन हुआ था, ये क्या किस कारण हुआ था, इसका प्रभाव क्या पड़ा, ये देख लेते हैं। एकदम शॉर्ट में देखेंगे हम लोग, क्योंकि प्रीलिम्स में वो भी कभी कभी आता है। तो आंदोलन को हम लोग संक्षेप में चलिए देखते हैं। पहले 1857 का विद्रोह, जिसको सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है, अभी 1857 में हुआ था। उद्देश्य क्या था इस आंदोलन का, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी शासन के, मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसके शासन के खिलाफ ये क्या हुआ था, आंदोलन हुआ था। प्रमुख हस्तियां यानी कि इसमें जो लीडर थे मेन कौन कौन थे, तो नाना साहेब थे, रानी लक्ष्मीबाई थी, बहादुर शाह जफर थे। हम लोगों ने डिटेल में देखा कि दिल्ली से बहादुर शाह जफर थे, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थी, कानपुर से नाना साहेब थे, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देखा है। परिणाम क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हो गया और प्रत्यक्ष ब्रिटिश क्राउन शासन की शुरुआत हो गई इंडिया में। फिर नेक्स्ट आता है हमारा बंगाल का विभाजन। बंगाल विभाजन होता है, बंगाल पार्टीशन होता है 1905 में कर दिया जाता है, लॉर्ड कर्जन द्वारा किया जाता है। उस टाइम वायसराय लॉर्ड कर्जन रहते हैं, वो करते हैं 1905 में। उद्देश्य क्या रहता है, बंगाल विभाजन का विरोध करना, ये 1905 में स्टार्ट होता है। फिर प्रभाव क्या होता है, स्वदेशी आंदोलन शुरू होता है और राष्ट्रवाद का जन्म होता है 1905 में। जब बंगाल विभाजन कर्जन द्वारा किया जाता है तभी राष्ट्रवाद का जन्म होता है हमारे इस आंदोलन के बाद से। बहुत बड़े लेवल पे आंदोलन होता है। फिर बंगाल विभाजन रद्द भी हो जाता है 1911 में, ठीक है। फिर आता है स्वदेशी आंदोलन। जस्ट बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन शुरू होता है 1905 में। बंगाल विभाजन शुरू होता है, उसी के विरोध में क्या होता है 1905 में स्वदेशी आंदोलन शुरू होता है, ठीक है। 1905 में उद्देश्य क्या होता है, ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करना, भारतीय निर्मित उत्पादों को बढ़ावा देना। जो ब्रिटिश कपड़े रहते हैं सब जलाने लगते हैं कि ब्रिटिश उत्पादों का सारे का बहिष्कार करते हैं और जो भारत में निर्मित उत्पाद रहते हैं उसको बढ़ावा देना, इसका उद्देश्य रहता है। प्रमुख लीडर कौन कौन रहते हैं, तो दादा भाई नौरोजी रहते हैं, बाल गंगाधर तिलक और गोपाल कृष्ण गोखले, ये लोग प्रमुख लीडर इस आंदोलन के रहते हैं। किसके, स्वदेशी आंदोलन के। परिणाम क्या होता है, भारतीय कुटीर उद्योगों को बढ़ावा मिलता है, यानी पुनरुद्धार होता है और राष्ट्रवाद का उदय होता है। कुटीर उद्योग जैसे कि चरखा चलाना और पूरा कपड़े वो करना, कपड़े बनाना, मतलब चरखा चला करके, और भी सारे जो उद्योग है छोटे छोटे, वो सारे उद्योगों का पुनरुद्धार होता है, ठीक है।
फिर आता है नेक्स्ट, इसके बाद 1906 में आता है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन होता है। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन आगा खां के द्वारा होता है और भी लोग इसमें रहते हैं। इसमें क्या होता है 1906 में स्टार्ट होता है, मतलब ये अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन 1906 में होता है। उद्देश्य क्या होता है, भारतीय मुसलमानों को राजनीतिक अधिकारों का प्रतिनिधित्व करना, भारतीय मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों का प्रतिनिधित्व करना इसका उद्देश्य रहता है। प्रमुख हस्तियां, प्रमुख लीडर आगा खां रहते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना रहते हैं, ये लोग रहते हैं। परिणाम क्या होता है, मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों की वकालत की जाती है और 1909 में यही वो रहता है। इसका मतलब सफल ये तब होता है जब 1909 में क्या होता है, मुस्लिमों को मिल जाता है सांप्रदायिक निर्वाचन की शक्ति मिल जाती है। ठीक है, तो वो अभी हम लोग 1909 में पढ़ेंगे। ठीक है, जब मार्ले मिंटो रिफॉर्म आता है उसी टाइम ये होता है। फिर आता है सूरत विभाजन होता है 1907 में। सूरत विभाजन मतलब लाइन से आप लोग पढ़िएगा ना तो याद हो जाएगा। जैसे देखिए हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा, सबसे पहले हम लोग यहाँ से चलते हैं 1857, उसको भूल जाइए, वो तो याद ही है। बंगाल विभाजन से स्टार्ट कीजिए। 1905 में बंगाल विभाजन होता है, फिर उसके विरोध में क्या शुरू होता है, स्वदेशी आंदोलन शुरू होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, राष्ट्रवाद पहली बार यहीं पे आता है, राष्ट्रवाद का उदय होता है। फिर जब स्वदेशी आंदोलन होता है उसके बाद क्या आता है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन होता है 1906 में। फिर उसके बाद क्या आता है, सूरत विभाजन होता है 1907 में और उसके बाद मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 में। तो सूरत विभाजन 1907 में होता है। इसका उद्देश्य क्या रहता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर नरमपंथियों और उग्रवादियों के बीच मतभेद होता है। तो ये पूछता है कि उग्रवादी और उदारवादी में पहली बार मतभेद कब हुआ था, तो 1907 में हुआ था और सूरत विभाजन में हुआ था। तो इसीलिए इसको सूरत विभाजन कहते हैं, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो वो हुआ था, मीटिंग हुआ था, वो कहाँ हुआ था, ये अधिवेशन यहीं पे हुआ था, सूरत में होता है 1907 में। यहीं पे नरमपंथी और उग्रवादी यानी गर्मपंथी के बीच मतभेद होता है, तो इसीलिए इसका नाम सूरत विभाजन रख दिया गया। उदारवादी और उग्रवादी दो गुट बन जाते हैं, सूरत विभाजन में ही बनते हैं। फिर उसके बाद आता है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। ये इसको इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 कहते हैं, यानी इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1909 में आता है। और मॉर्ले और मिंटो रिफॉर्म रहता है। यहाँ पे देखिए मिंटो मॉर्ले लिख दिया, मॉर्ले मिंटो, मॉर्ले सेक्रेटरी रहते हैं और मिंटो वायसराय रहते हैं। तो ये याद कर लीजिएगा, वायसराय मिंटो रहते हैं और मॉर्ले जो रहते हैं वो सेक्रेटरी रहते हैं। ठीक है, उद्देश्य क्या रहता है, विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल में भारतीयों के लिए सीमित निर्वाचित प्रतिनिधित्व की शुरुआत करना, यानी लिमिटेड जो सीट आएंगी वो आएंगी किसमें, लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात हो रही है, विधान परिषद की बात हो रही है। ठीक है, तो उसमें भारतीयों के लिए सीमित निर्वाचन प्रतिनिधित्व की शुरुआत करना। अब परिणाम क्या होता है, मुसलमान के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व अलग निर्वाचन क्षेत्र बन जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम लोग पॉलिटी पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे पूरा कि कैसे मतलब मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, फिर उसके बाद आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आता है। ये सब इसमें होता क्या है, मतलब ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है इसमें मतलब आता है कि ये सबसे पहली बार सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम आता है, यानी कि यही हम लोग जो पढ़े, मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का अलग निर्वाचन क्षेत्र सबसे पहली बार आता है। इसमें एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो सत्येंद्र पी सिन्हा रहते हैं वो पहले इंडियन मेंबर ऑफ द वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, मतलब एग्जीक्यूटिव काउंसिल में वो पहले मेंबर होते हैं, बनते हैं इंडियन की तरफ से। तो ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारा गदर पार्टी। गदर पार्टी में क्या, गदर पार्टी शुरू होती है 1913 में, गदर पार्टी का वो होता है आंदोलन होता है। इसमें क्या होता है, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन को उखाड़ फेंकना इसका मेन उद्देश्य रहता है कि जो ब्रिटिश कॉलोनियल शासन है जो इनका, उसको उखाड़ फेंकना मतलब उसको खत्म करना। प्रमुख व्यक्तित्व कौन थे, लाला हरदयाल थे और भगवान सिंह थे और तारक नाथ दास थे। तो तीन लोग यहाँ पे प्रमुख लीडरशिप निभा रहे थे। परिणाम क्या होता है, गदर समाचार पत्र के माध्यम से ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रचार प्रसार किया जाने लगता है, गदर पार्टी आंदोलन। तो गदर पार्टी आंदोलन 1913, ये सन याद कर लीजिएगा, अरेंज करने के लिए आता है। ठीक है, और इसके लीडर याद कर लीजिएगा, लाला हरदयाल, भगवान सिंह और तारक नाथ दास। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है हमारा कोमागाटा मारू हादसा इंसिडेंस होता है, या कामागाटा मारू इंसिडेंस, ये 1914 में होता है। इसमें क्या, इसका उद्देश्य क्या, भारतीयों का कनाडा में अप्रवासन का मतलब होता है कि जब भारतीय एक मतलब जहाज भर के वहां से कहाँ से जाता है, अमृतसर से जाता है, कनाडा में जाता है। ठीक है,
तो वहां पे कनाडा में रोक दिया जाता है और उनको वापस भेज दिया जाता है। मतलब वो उनको कनाडा वाले एक्सेप्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे क्या बेरोजगारी रहता है, तो लोग जाते हैं कि वहां पे जाएंगे, अच्छा मतलब नौकरी करेंगे और जीवन में थोड़ा सुधार आ जाएगा और अच्छे से रहेंगे। लेकिन कनाडा में जाते हैं जब, तो वो जहाज को क्या होता है, वापस भेज दिया जाता है। तो यही कामागाता मारू इंसिडेंट्स के नाम से जाना जाता है, 1914 में हुआ था। अब देखिए यहाँ पे जहाज की भारत वापसी हो जाती है और भारतीयों और जो कनाडाई लोगों के बीच तनाव हो जाता है, बहुत ज्यादा तनाव, क्योंकि जब वापस भेज देंगे तो भाई तनाव तो होगा ही होगा। फिर आता है होम रूल लीग आंदोलन शुरू होता है 1916 से 1918। इसमें क्या होता है, होम रूल लीग एनी बेसेंट, और हम लोगों ने देखा था एनी बेसेंट भी शुरू करती है और बाल गंगाधर तिलक, दो लोग रहते हैं, ठीक है, दोनों लोग शुरू करते हैं। एनी बेसेंट ये आयरलैंड के बेसिस पे ये शुरू करती हैं होम रूल लीग आंदोलन, ठीक है। इनिशिएटिव सबसे पहले एनी बेसेंट लाती हैं और शुरू होते अप्रैल में बाल गंगाधर तिलक सबसे पहले शुरू करते हैं। इनकी जो लीग है वो अप्रैल में 9 अप्रैल को शुरू होती है और इनकी लीग जो है वो सितंबर में शुरू होती है, ठीक है, 1916 में ये, तो इनकी सितंबर 1916 में है और इनकी लीग शुरू होती है 9 अप्रैल 1916 को, ठीक है। तो ये डेट आप लोग एक बार मैच कर लीजिएगा, मंथ क्लियर है कि सितंबर और अप्रैल में शुरू होता है। ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वशासन की मांग करना इस होम रूल लीग का बहुत मतलब महत्वपूर्ण उद्देश्य था कि हमें हमारा स्वशासन दीजिए, ठीक है, ये चीज इनका उद्देश्य था। परिणाम क्या होता है, कांग्रेस के भीतर नरमपंथी और गरमपंथी गुटों का एकीकरण होता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था 1907 में क्या होता है, नरमपंथी और गरमपंथी विभाजन हो जाता है, मतलब उग्रवाद और उदारवाद चरण का क्या होता है, यहाँ पे दो गुट बढ़ जाते हैं। परिणाम उदारवादी और उग्रवादी गुटों के बीच अंतर आ जाता है सूरत विभाजन में। फिर जब 1916 में होता है, ये आता है हमारा 1916, एक मिनट, हाँ, 1916 में जब आता है होम रूल लीग आंदोलन, उस टाइम क्या होता है, हमारा उदारवादी और उग्रवादी मतलब ये आंदोलन के फलस्वरूप यही परिणाम मिलता है कि उग्रवादी उदारवादी मिल जाते हैं, एक हो जाते हैं। अब ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पे होता है, कांग्रेस वहां लखनऊ में होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लखनऊ में अधिवेशन होता है 1916 में, यहीं पे मिलते हैं। तो ये डेट भी याद कर लीजिएगा, समय याद कर लीजिएगा, मतलब स्थान याद कर लीजिएगा कहाँ पे हुआ था। और भी डिटेल में हम लोग जब पढ़ेंगे इसको तो पूरा डिटेल में कवर करेंगे। अभी हम लोग सारे आंदोलन को देखेंगे जो कि प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी जब एक मैं सेपरेट लेक्चर लेके आऊंगी, पूरा इंडियन नेशनल कांग्रेस का जितना हुआ है अधिवेशन वो उस पे लेकर के आऊंगी, वो उससे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं तो उसमें कवर कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा चंपारण सत्याग्रह होता है 1917 में होता है चंपारण सत्याग्रह। ये गांधी जी द्वारा, मतलब गांधी जी, यहाँ से गांधी जी स्टार्ट हो जाए, मतलब गांधी जी के द्वारा ये पहला सत्याग्रह रहता है 1917 में, चंपारण सत्याग्रह। ये बिहार में होता है। अब इसमें क्या है, जबरन नील की खेती का विरोध किया जाता है। महात्मा गांधी इसमें महत्वपूर्ण व्यक्ति रहते हैं। होता क्या है कि बिहार में ये होता है चंपारण, मतलब नील की खेती का विरोध, यानी कि अंग्रेज क्या कहते हैं, ब्रिटिशर्स ये कहते हैं कि बिहार में जो नील की खेती करते हैं उनको कहते हैं, नील की खेती से जमीन जो होती है वो बहुत ज्यादा बंजर हो जाती है, मतलब ऊसर हो जाती है। तो लोग नील की खेती करना नहीं चाहते थे क्योंकि नील का दाम भी, जर्मनी में कलर, मतलब नील का वो हो गया था, कलर का मतलब खोज हो गया था। तो उससे क्या होता था कि नील की खेती में इनको इतना फायदा नहीं मिलता था। तो ये लोग नील की खेती करना नहीं चाहते थे। क्यों? क्योंकि जमीन जो होती थी बहुत ऊसर हो जाती थी, जंजर हो जाती थी और फसल उगाने में इनको बहुत दिक्कत होता था। तो अंग्रेज ब्रिटिशर्स जब फायदा उठाया इसका, उन्होंने बोला कि नहीं, आपको अपने जमीन के 15% हिस्से पे नील की खेती करनी ही करनी होगी। 3/20 हिस्सा लिखा है वहां बुक में, तो यही 15% हिस्से पे करनी ही करनी। तो इससे किसान बहुत ज्यादा परेशान थे, उनको इतना ज्यादा प्रॉफिट भी नहीं होता था इससे। तो फिर इनके जो मतलब लीडर रहते हैं यहाँ पे बिहार के, राजकुमार शुक्ल रहते हैं, वो जाते हैं गांधी जी के पास और गांधी जी से कहते हैं कि आप इसका लीडरशिप कीजिए, आप ये आंदोलन मतलब चलाइए, सत्याग्रह चलाइए कि हम लोगों को नील का खेती नहीं करना है, 15% पे हम लोग क्यों करें, हमारा जो मर्जी होगा हम वो खेती करेंगे उस चीज की। तो फिर उसके बाद होता है कि आते हैं गांधी जी और सत्याग्रह चलता है और इसके परिणाम स्वरूप होता है चंपारण कृषि अधिनियम लागू हो जाता है 1918 में। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। फिर आता है नेक्स्ट खेड़ा सत्याग्रह आता है। अब खेड़ा सत्याग्रह क्या है, खेड़ा सत्याग्रह 1918 में शुरू होता है। इसमें ये कहा जाता है, मतलब जो राजस्व संहिता है उसके अनुसार ये है कि अगर आपका फसल जो है वो 1/4 यानी कि 25% बचा है, बस सारा खराब हो गया अकाल के कारण या तो पूरा खराब हो गया, तो आपको टैक्स आपका माफ कर दिया जाएगा, आपको थोड़ा भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अब अकाल जब पड़ता है तो होता क्या है कि लोगों का, किसानों का फसल नष्ट हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, बहुत ज्यादा बर्बाद हो जाता है। लेकिन फिर भी अंग्रेज जो ब्रिटिशर्स रहते हैं वो कहते हैं कि नहीं, आप टैक्स दीजिए।
आप टैक्स दीजिए, उसी के विरोध में ये सत्याग्रह चलता है, ये आंदोलन चलता है। तो फिर अब होता क्या है कि इसमें जो बैठे रहते हैं उन लोगों का मांग क्या रहता है किसानों का कि हमारा 50% टैक्स माफ कीजिए। फिर जब गांधी जी के नेतृत्व में ये होता है, गांधी जी आते हैं तो गांधी जी बोलते हैं कि नहीं 35% आप माफ करवाने पे बैठिए। तो ये लोग 35% पे, तो ब्रिटिशर्स मान जाते हैं, 35% टैक्स माफ कर दिया जाता है, ठीक है। और 2 साल का निलंबन कर दिया जाता है। फिर देखिए 35% टैक्स नहीं, 35% मुआवजा वापस मिलता है इन लोगों को, और 2 साल के लिए इनको जो है इनको टैक्स नहीं देना पड़ता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये बहुत अच्छे से स्पेक्ट्रम में दिया है, आप लोग पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझ आएगा। फिर आता है रोलेट एक्ट, ये प्रथम जन आंदोलन भी इसको कहते हैं। 1919 में ये शुरू होता है और राजनीतिक आंदोलन को दबाना इसका प्रमुख उद्देश्य रहता है, राजनीतिक आंदोलन को दबाना। इसी में क्या होता है, सत्यपाल और किचलू को क्या कर लिया जाता है, डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसी के प्रदर्शन के फलस्वरूप प्रदर्शन लगता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। जब अमृतसर में जलियांवाला बाग में क्या करते हैं ये लोग, पूरा प्रदर्शन करते हैं, उसी टाइम जनरल डायर के द्वारा पूरा गोली चलवाया जाता है, जिससे जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। 1919 में हुआ था, 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। तो ये डेट याद कर लीजिएगा। फिर होता है असहयोग आंदोलन आता है। अब जब होता है जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है तो इससे बहुत दुखी होते हैं सब लोग। फिर गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन आता है, जो कि 2 साल चलता है, 1920 से 1922 तक चलता है। इसमें अहिंसक प्रतिरोध, पहली बार गांधी जी अहिंसक प्रतिरोध पे आते हैं कि भाई अब ब्रिटिश शासन के साथ असहयोग, मतलब अब हम आपका सहयोग नहीं करेंगे, हम आपका साथ नहीं देंगे, विरोध करेंगे। अब इसमें प्रमुख हस्तियां कौन कौन सी थी, मतलब प्रमुख मेन लीडर कौन कौन लोग थे, महात्मा गांधी जी थे, राजेंद्र प्रसाद जी थे और सरदार पटेल जी थे। ये लोग मेन लीडर थे। परिणाम स्वरूप क्या होता है, राजनीतिक जागरूकता में वृद्धि होती है और भारतीयों में एकता आ जाती है, ठीक है। फिर आता है मोपला आंदोलन, मोपला विद्रोह होता है। मोपला विद्रोह 1921 में होता है। जमींदारों और ब्रिटिश शासन के खिलाफ का ये विद्रोह है। परिणाम स्वरूप क्या होता है, विद्रोह के बाद मुस्लिम सुधार आंदोलन ये हो जाता है। फिर आता है हमारा, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे बारदोली सत्याग्रह स्टार्ट होता है। बारदोली सत्याग्रह 1928 में आता है। बारदोली सत्याग्रह, इसमें अनुचित करों का विरोध किया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जाते हैं, इसका लीडरशिप करते हैं। वहीं की महिलाओं के द्वारा इनको सरदार की उपाधि दी जाती है, ठीक है। तो ये पूछता है कभी कभी एग्जाम में जब आता है क्वेश्चन, तो उसमें गांधी जी ऑप्शन में रहता है, तो गांधी जी द्वारा दिया जाता है, मतलब वो ऑप्शन भी सही रहेगा, मतलब महिलाओं द्वारा बोला गया, गांधी जी द्वारा दिया गया, ठीक है। तो इसको आप याद कर लीजिएगा, सन याद कर लीजिएगा, 1928 में हुआ है। अब फिर आता है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन 1927 में आता है। साइमन कमीशन और भारतीय संवैधानिक व्यवस्था की समीक्षा के लिए ये आता है। परिणाम क्या होता है, भारतीय प्रतिनिधित्व के अभाव के कारण विरोध होता है, मतलब इसमें सारे ब्रिटिशर्स ही रहते हैं और इसमें एक भी इंडियन नहीं रहते, तो इसलिए इसका बहुत बड़े लेवल पे विरोध होता है। इसके फलस्वरूप सविनय अवज्ञा आंदोलन आता है। 1930 से 1934 तक सविनय अवज्ञा आंदोलन चलता है। इसका उद्देश्य क्या रहता है, नमक कर और अन्य ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना। नमक पे टैक्स लगाया जाता था, तो इस पे विरोध किया गया। इसका 1930 में आता है नमक सत्याग्रह। प्रमुख हस्तियां यानी मेन लीडर महात्मा गांधी जी, सरोजनी नायडू जी और श्री राजगोपालाचारी जी थे। परिणाम स्वरूप क्या होता है, राजनीतिक जागरूकता वृद्धि और ये सब, तो ये इतना भी नहीं इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। फिर आता है भारत सरकार अधिनियम 1935, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 आता है 1935 में। इसमें क्या होता है, प्रांतीय स्वायत्तता, यानी कि यहाँ पे क्या होता है 1919 का यहाँ पे नहीं छूट गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में क्या होता है, प्रांतीय लेवल पे शुरू होता है, संघीय ढांचे को प्रांतीय लेवल पे शुरू किया जाता है, प्रांत पे यानी कि स्टेट लेवल पे शुरू किया जाता है, ठीक है। और जो यहाँ पे 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, इसमें क्या होता है कि 1935 में स्टेट लेवल को हटा करके सेंट्रल लेवल पे संघीय ढांचे का परिचय कराया जाता है। तो यहाँ पे सेंट्रल लेवल आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सेंट्रल लेवल आ जाएगा। 1919 में क्या था, स्टेट लेवल पे था। इसमें प्रतिनिधित्व वाली सरकार के लिए मार्ग प्रशस्त करना, ये था, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में स्टार्ट होता है। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन को समाप्त करने की मांग पहली बार इसी में की गई थी 1942 में। मेन लीडर थे महात्मा गांधी। आंदोलन का दमन होता है, राष्ट्रवादी भावना की वृद्धि हो जाती है। फिर कैबिनेट मिशन आता है 1946 में कि भारत छोड़ो आंदोलन आता है। अब इसके पहले अगस्त प्रस्ताव आता है, वो भी 1940 में रहता है, वो इसमें छूट गया, वो भी आप लोग लिख लीजिएगा, मतलब याद कर लीजिएगा। अगस्त प्रस्ताव आता है 1940 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में आता है। कैबिनेट मिशन आता है 1946 में। फिर भारत विभाजन यानी कि 1947 में आ जाता है। इसमें भारत विभाजन होता है, इंडिया पाकिस्तान सेपरेट हो जाता है। तो यहाँ तक था, आप लोगों को समझ आया होगा, ये पूरा घटना याद कर लीजिएगा।
अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं मुख्य कुछ कुछ घटनाएं हुई थी, क्या हुआ था घटनाओं में। 1883 में इल्बर्टविल विरोध का उल्लेखनीय, आज मतलब इल्बर्टविल विवाद बहुत फेमस है, तो 1883 बस सन याद कर लीजिएगा, इल्बर्टविल विवाद 1883 में आया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पे उदारवादी व्यक्तित्व में देखें तो दादा भाई कभी कभी नाम दे देता है, पूछता है कि कौन इसमें उदारवादी हैं, कौन उग्रवादी हैं, तो नाम याद कर लीजिएगा। अब देखिए उदारवादी चरण हम लोगों ने पढ़ लिया 1885 से 1905। पहले थे उदारवादी व्यक्तित्व में दादा भाई नौरोजी थे और दिनसा वाचा थे, विलियम वेडरबर्न थे, ये लोग थे, क्या थे, उदारवादी चरण के थे। ठीक है, इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। जॉर्ज यूल थे और सर नारायण गणेश चंद्रावरकर थे और महादेव गोविंद रनाडे थे, गोपाल कृष्ण गोखले, ये सारे उदारवादी चरण के नेता थे। तो ये आप लोग एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पे क्या है, आयोजन है और विवरण दिया हुआ है कि क्या कैसे हुआ, तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया, पूरा हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा, तो इसको हम लोग स्किप कर जाते हैं। और जब मैं अभी टेलीग्राम पे आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगी तो आप लोग इसमें डिटेल में देख करके याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये पूरा वही चीज है। अब हम लोग देखते हैं कुछ अकाल आयोग थे, जो अकाल के लिए आयोग बनाए गए थे। ब्रिटिशकालीन समाचार एजेंसियां कुछ थी, ये सन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है और मैच करने के लिए आ जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना है हम लोगों को। अकाल आयोग में पहला मैकडोनाल्ड आयोग आता है, 1900 में आता है। 1900 में अकाल आयोग में पहला मैकडोनाल्ड आयोग, फिर स्ट्रैची आयोग 1818 से 1880 में। अकाल आयोग में ये मिसप्रिंट है, लॉयल आयोग आता है 1897 में। कैंपबेल आयोग 1866 में। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि दे देता है कैंपबेल आयोग। अब पूछेगा ये किससे आयोग, मतलब ये किससे रिलेटेड है, तो ये अकाल से रिलेटेड आयोग बनाया गया था। ठीक है, जैसे ऑप्शन देगा शिक्षा के से रिलेटेड बनाया गया था, सूखे से रिलेटेड बनाया गया था, कि किससे, तो ये क्या है, अकाल से रिलेटेड बनाया गया था। 1886 से 67 में बनाया गया था। लॉयल आयोग 1897 में बनाया गया था। फिर आते हैं ब्रिटिशकालीन समाचार एजेंसियां, कुछ बहुत महत्वपूर्ण हैं। एसोसिएट प्रेस ऑफ इंडिया 1905 में, और फ्री प्रेस न्यूज सर्विस आता है 1927 में, और यूनाइटेड प्रेस ऑफ इंडिया आता है 1934 में। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना होती है 1947 में, ये जब आज़ाद हो जाता है भारत तब होती है इसका स्थापना। फिर अंग्रेजों के समय भारत में जो शिक्षा में सुधार हुए वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो जोनाथन डंकन द्वारा 1791 में बनारस में संस्कृत विद्यालय खोला जाता है 1791 में, और बेथुन स्कूल की स्थापना होती है 1849 में। जेईडी बेथुन के द्वारा खोला जाता है और इसका संचालन आगे लॉर्ड डलहौजी ने किया था। तो ये इंपॉर्टेंट है कि बेथुन स्कूल की स्थापना जेईडी बेथुन ने खोला था, इसको 1849 में खोला था। डेविड हेयर और राजाराम मोहन राय के प्रयत्नों से 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी। 1817 में डेविड हेयर और राजाराम मोहन राय के प्रयत्नों से। वॉरेन हेस्टिंग द्वारा 1781 में कलकत्ता में मदरसा की स्थापना हुई थी। ये इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले मदरसा की स्थापना हुई थी कलकत्ता में 1781 में, फिर हुआ था 1791 में जोनाथन डंकन द्वारा बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना हुई थी। तो ये याद कर लीजिएगा। 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली ने कंपनी के अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में स्थापना की। फिर देखिए इसमें होता है क्या है कि कंपनी के अधिकारी प्रशिक्षण के लिए वो करते हैं कि भारत में उनको शासन करना है तो भारत में ही उनको पढ़ना चाहिए, मतलब उसका ट्रेनिंग लेना चाहिए, तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना करते हैं। फिर बाद में इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है, यहाँ पे ज़्यादा दिन चलता नहीं है। 1813 में चार्टर एक्ट में 1 लाख रुपए का प्रावधान किया जाता है एजुकेशन के लिए, ठीक है। और विलिंगसन रहते हैं, उनके द्वारा भगवत गीता और का अंग्रेजी अनुवाद किया जाता है 1785 ईस्वी में। तो भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद 1785 में किसने किया? विलिंगसन ने किया। विलियम जोन्स ने कालिदास की जो अभिज्ञान शाकुंतलम है उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो विलियम जोन्स ने किया, ठीक है। सर विलियम जोन्स द्वारा कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना भी की जाती है, तो यहाँ पे छूट गया है, ठीक है। ये चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। भारत में शिक्षा, ठीक, जो अंग्रेजों ने के समय में भारत में कैसे शिक्षा में जो जो सुधार हुआ वो चीज था। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर इस टॉपिक से रिलेटेड मैं क्वेश्चन लेके आऊंगी। आप लोगों को कोई भी डाउट होगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।